हाल ही में आरबीआई ने अपनी मुख्य नीतिगत दर यानी रेपो रेट में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के इस कदम के पीछे की सबसे प्रमुख कारण क्या है और अगर वो रेपो रेट में परिवर्तन करता, उसे बढ़ा देता, तो उसके किस प्रकार के इम्पैक्ट हो सकते थे? चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो आरबीआई ने अपनी जो मुख्य दर है, मुख्य नीतिगत दर है, जिसको हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। उसे 5.25% पर बनाए रखा है। जब हम रेपो रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? रेपो रेट वो दर होती है, वो रेट होती है जिस पर आरबीआई किसे उधार प्रदान करता है? आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को उधार प्रदान करता है। और ये वस्तुतः ये जो उधार होता है ये अल्पकालिक होता है, यानी एक प्रकार से ये अल्पकालिक ऋण के रूप में काम करता है। आरबीआई अन्य माध्यमों से भी भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। और वे माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे वो कैश रिजर्व रेशियो हो सकता है, वो बैंक रेट हो सकता है, वो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन भी हो सकता है। तो बहुत से माध्यम का वो यूज करता है, जिसमें से प्रमुख माध्यम रेपो रेट होता है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट भी कॉमर्शियल बैंक को जिस दर पर आरबीआई उधार प्रदान करता है वही होता है, लेकिन ये एक दीर्घकालिक ऋण होता है। और दीर्घकालिक ऋण होने के साथ साथ इसमें किसी तरह का कोलेटरल शामिल नहीं होता, किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं रखवाई जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ ही कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जो बैंक्स हैं, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, अपने टोटल डिपॉजिट का एक निश्चित प्रतिशत उन्हें आरबीआई के पास नकद में आरक्षित रखना पड़ता है, ताकि किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। जब हम ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं तो ये किस प्रकार की गतिविधि होती है? ये आरबीआई क्या करता है? ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने का काम कर सकता है और इसके माध्यम से भी वो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। और मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करके या तो वो महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश करता है या आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने की कोशिश करता है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की स्थितियां भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने विद्यमान है। तो मौद्रिक नीति का प्रमुख काम यही होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रोत्साहन दे करके अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाना, या महंगाई ज्यादा हो जाए तो उसको नियंत्रित करना। रेपो रेट इसमें किस प्रकार से भूमिका निभाता है हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपके जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और वहां जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। इसके सबसे खास बातों में ये भी शामिल है कि ये आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध है। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रारंभ है। एडमिशन लेने के लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से एडमिशन हो जाएगा। या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप अपने एडमिशन को किसी भी बैच में सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको इस फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप एक कोड का इस्तेमाल करिएगा, कोड होगा मनीष। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इस फीस में भी मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। साथ ही इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। इस कोर्स में आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस प्राप्त हो जाएगा। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी, यानी अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। यहां आपके सभी क्वेरीज का समाधान कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। इसके कारण क्या है? अगर आप रेपो रेट में पिछले कुछ समय में देखेंगे, विशेष तौर से यहां पर आप दिसंबर 2024 की स्थिति देखिए तो ये रेपो रेट यहां पर आपको बताया गया है। दिसंबर 2025 में जो रेपो रेट था वो 6.50 था और फिर इसमें लगातार आरबीआई ने परिवर्तन किया है। फरवरी में इसमें परिवर्तन किया और फरवरी में इसको घटा करके 6.25% कर दिया। फिर अगर आप फिर इसके परिवर्तन देखेंगे तो इसको बहुत तेजी से घटाया गया। अगर यहां देखेंगे ये जून 2025 में देखेंगे तो इसको घटा करके 5.50% कर दिया गया। फिर इसमें थोड़े समय के लिए एक स्थिरता रही और उसके बाद
यहां अक्टूबर में दिसंबर 2025 में फिर 5.50 से घटा करके इसको 5.25% कर दिया गया। यानी आप कह सकते हैं कि वर्ष 2025 में पॉलिसी रेट, जो मुख्य पॉलिसी रेट है, रेपो रेट है, उसको 6.50 से घटा करके 5.25% कर किया गया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भारतीय रिजर्व बैंक बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था, और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश इसलिए उसने की क्योंकि उसका जो मुख्य काम है, जो महंगाई को नियंत्रित करने का काम है, उस पर उसने पहले से ही पकड़ बनाई हुई थी। यानी यहां पर आप महंगाई की अगर दर को देखें तो वो भी काफी बड़े स्तर पर नियंत्रित रूप में बनी हुई है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 5 में देखें तो हाल ही में जो भारतीय सर्वेक्षण में जो आर्थिक समीक्षा है उसमें आंकड़े प्रदान किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर में ये 4% के आसपास है। उसी पर हेडलाइन इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सभी वस्तुएं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखें, जिसमें ईंधन की कीमतों को और खाद्य वस्तुओं को बाहर कर दिया जाता है, तब कोर इन्फ्लेशन निकालते हैं, तो वो भी आप ये देखेंगे कि काफी 4% से नीचे वर्ष 2025 में बना रहा। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.7% 2026 में अप टू दिसंबर तक है, और कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो ये अप टू दिसंबर तक कोर इन्फ्लेशन भी 4.3% तक बना हुआ है। यानी आरबीआई का जो एक टारगेट है कि 4 ± 2 यानी 2% से लेकर के 6% तक इन्फ्लेशन को बनाए रखना है, उस पॉलिसी रेट के माध्यम से या आरबीआई ने अपनी नीतियों, मौद्रिक नीति के माध्यम से इस प्रतिशत को तो हासिल कर लिया है। तो अब उसका ये रहता है कि अगर उसने महंगाई पर काबू पा लिया है तो वो आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करे, और इसी के अंतर्गत वो क्या करता है, अपने पॉलिसी रेट में इस प्रकार से परिवर्तन करता है ताकि अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाया जा सके। किस प्रकार से, आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि मान लिया रेपो रेट को ही ले लीजिए। मान लीजिए रेपो रेट है, रेपो रेट 6.5% है, आप एक उदाहरण देखिए। और अगर इस रेपो रेट को बढ़ा करके आरबीआई क्या करता है, 7% कर देता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें आरबीआई से उधार लेने के लिए उनकी जो लागत है वो लागत क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। और जब इसकी लागत बढ़ जाएगी तो इसका इंपैक्ट क्या है, जो रेपो रेट है इसको एक क्या माना जाता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट भी माना जाता है। यानी इसके आधार पर फिर जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपने पर्सनल लोन, या जो आपने कार लोन लिया है, या फिर जो आपने ऑटो लोन लिया है या होम लोन लिया है, इनके संबंध में भी पॉलिसी रेट में परिवर्तन करता है। तो अगर यहां पर ये रेट बढ़ गया है तो आपकी ईएमआई भी महंगाई हो सकती है, आपकी ईएमआई भी बढ़ सकती है। इस प्रकार से इसका इंपैक्ट होता चला जाता है। तो अगर लागत बढ़ गई है कॉमर्शियल बैंक्स की तो वो क्या करेंगे, वो अपने रेट में परिवर्तन कर देंगे, अपनी ब्याज दरों को बढ़ा देंगे, और जब ब्याज दरों को बढ़ाएंगे तो जो भी लोन आप प्राप्त कर रहे हैं किसी भी काम के लिए, उसका क्या होगा, उसकी भी लागत बढ़ जाएगी, वो महंगा हो जाएगा। और जब महंगा हो जाएगा तो लोग कम लोन लेंगे, और इससे अर्थव्यवस्था में निवेश भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी आ जाएगी। इस प्रकार से महंगाई पर तो नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, लेकिन जो आर्थिक गतिविधि है उस पर एक सामान्य रूप से नकारात्मक असर भी इसका पड़ता है। अब दूसरी तरह से देखिए, अगर पॉलिसी रेट को घटा करके 6.5 से 6% पर कर दिया जाता है तो इससे कॉमर्शियल बैंक की जो आरबीआई से अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने की जो लागत है वो लागत क्या हो जाती है, लागत हो जाती है कम, और अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, इससे कॉमर्शियल बैंक भी अपनी ब्याज दरों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। लोन क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, लोग अधिक लोन लेंगे, अधिक निवेश करेंगे, निवेश अधिक होगा तो इससे आर्थिक गतिविधियां और उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और इससे आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो जाएगा। हर तरह की गतिविधि, चाहे वो बैंक रेट हो, चाहे वो सीआरआर हो, चाहे वो दूसरे एसएलआर हो, चाहे वो ओपन मार्केट ऑपरेशन हो, इन इंस्ट्रूमेंट के जरिए अर्थव्यवस्था में आरबीआई जो मौद्रिक प्रवाह है उसे नियंत्रित करता है, उसमें अर्थव्यवस्था में तरलता को घटाता या बढ़ाता रहता है ताकि वो एक महंगाई पर संतुलन एस्टेब्लिश कर सके। और साथ ही जब आरबीआई अपने मुख्य पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो एक न्यूट्रल स्टांस भी अपना रहा है। यानी वो आर्थिक गतिविधि में, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के अंतर्गत और महंगाई को नियंत्रित करने के अंतर्गत एक संतुलन बना रहा है। भविष्य में जिस प्रकार की भी स्थितियां होंगी
उसके आधार पर वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है अपने मुख्य पॉलिसी रेट को। इसका मतलब ये भी हुआ। तो भविष्य में किस प्रकार की चुनौतियां विद्यमान है? आप ये तो जानते हैं कि ट्रेड को लेकर के जिस प्रकार के अमेरिका ने बैरियर अपनाए हैं, उसको लेकर के एक अनिश्चितता बनी हुई है। तो एक ये जो अनिश्चितता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि इस अनिश्चितता को दूर करने का हाल ही में भारत ने कई तरीकों से प्रयास किया है, और उस अनिश्चितता को दूर करने के प्रयास के रूप में ही आप देख सकते हैं कि जो इंडो यूएस ट्रेड डील हुई है, साथ ही भारत का और ईयू का एफटीए हुआ है। इसके अलावा भारत और ओमान का एफटीए हुआ है, जिसको आप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से इंडिया और न्यूजीलैंड का एफटीए हुआ है। तो भारत के इन एफटीएस के माध्यम से व्यापार को, अनिश्चितता को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे भारत का निर्यात भी प्रोत्साहित होगा, भारत में निवेश की संभावनाएं मजबूत होंगी। तो ये क्या है कि जो पॉलिसी अनिश्चितता है, या आप ट्रेड के कारण, ट्रेड बैरियर की वजह से जो वैश्विक स्तर पर एक अनिश्चितता बनी हुई है, उसको दूर करने का प्रयास भारत ने इसके माध्यम से कहीं ना कहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद भी वैश्विक स्तर पर कई भू राजनीतिक चुनौतियां बनी हुई हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो, मध्य पूर्व का संकट हो। इस तरह की चुनौतियां बनी हुई हैं जो भविष्य में तेल की कीमतों का पर भी एक नकारात्मक असर डाल सकती हैं, और इनका असर पड़ने से भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है, आप जानते हैं, वो बढ़ता है। तो इसकी एक अनिश्चितता, एक चुनौती बनी हुई है। तो जिस प्रकार से भी भविष्य में स्थितियां उभरेंगी, उसके हिसाब से ही भारत अपने मुख्य पॉलिसी रेट, रेपो रेट में परिवर्तन भविष्य में करेगा। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं, और प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके सामने है, आरबीआई ने फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? आपके सामने ऑप्शंस है 5%, 5.25%, 5.50% या 6%। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।